क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इफ़ द मास ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज टू ट्वाइस इट्स वैल्यू एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ देन द एस्केप वेलोसिटी इज़। कहता है कि अगर अर्थ का मास डबल हो जाए, जितना अर्थ का मास इस वक्त है उसका डबल हो जाए और रेडियस जो है हाफ हो जाए, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपने एस्केप वेलोसिटी के दो इक्वेशंस लेक्चर नंबर 6 में देखे हुए हैं। तो लेक्चर नंबर 6 को आप खैर एक दफ़ा फिर से देख लें, या एस्केप वेलोसिटी के दो फार्मूले आप रिमाइंड करें, अपने जहन में रिकॉल करें। तो ये उनमें से एक फार्मूला है जिसके अंदर कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल में उसने हमें क्या कहा है कि भाई अगर अर्थ का मास डबल हो जाए, तो मैंने नया मास जो है एम प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, ओल्ड मास जो है वो एम से रिप्रेजेंटेड है एज़ यूजुअल, और क्वेश्चन के मुताबिक ट्वाइस हो गया। और रेडियस हाफ का मतलब है नया रेडियस जो है वो बराबर है पुराना रेडियस का हाफ। तो ये दोनों चीज़ें मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो नई एस्केप वेलोसिटी मुझे कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर एम प्राइम लिखा है और नीचे आर प्राइम लिखा है। एम प्राइम और आर प्राइम की वैल्यूज़ देखें, मैंने यहाँ से उठाकर नीचे रिप्लेस कर दी। उसके बाद अच्छा ये नोट करें कि ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 जंप लगा के इस 2 के साथ मिलकर 4 बनेगा। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 बन चुका होगा। तो ये 2 साइड पर हो गया, बाकी ये जो 2 जी और कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर है, ये अंदर अभी भी वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो 2gm डिवाइडेड बाय आर अंडर द रूट का क्या नाम है, एस्केप वेलोसिटी। तो इस टर्म को हटा के इक्वेशन नंबर 1 की मदद से मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने एस्केप वेलोसिटी लिख लिया। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में उसने 11.2 दी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.2 से 22.4 आएगा। इसका मतलब हुआ कि जब अर्थ का मास डबल हो जाएगा, रेडियस अर्थ का हाफ हो जाए, तो उससे एस्केप वेलोसिटी भी बढ़कर डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है और लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी मैंने आपको जिक्र किया हुआ है। आप चाहें तो एक दफ़ा फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ लेक्चर 3, उसमें आप लोग एक नज़र देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। कि आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है कि यहाँ 4 ऑप्शंस जो दिए हैं ABCD में, इनमें से कौन सी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसका जवाब आपको अपनी बुक में ही मिल जाएगा, ये ऑलरेडी लेक्चर 3 में कवर हो चुका है, सो मैं इस पे मज़ीद टाइम नहीं लगाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक गाड़ी है, उसकी स्पीड डबल हो गई है, बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। कहता है कि अगर गाड़ी की स्पीड डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी चेंज नहीं हो जाएगी। अगर ये सवाल में पूछता कि कितनी चेंज हो जाएगी तो उसका जवाब कुछ और होगा। अच्छा मैं अभी खैर पहले इसका जवाब दे दूं, फिर मैं उसको भी ऐड कर देता हूं। कहता है कि स्पीड डबल हो जाए, तो देखें जी, अगर मैंने v प्राइम नई स्पीड ली है जो कि 2 टाइम्स द ओल्ड स्पीड है, इसको अगर ऊपर मौजूद काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से नई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर। अब वी प्राइम की वैल्यू तो ऑलरेडी 2v है, वो मैंने जब पुट किया ऊपर स्क्वायर बनता है, स्क्वायर लिया तो मेरे पास बनता है 4 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसको देखें और ऊपर इक्वेशन नंबर 1 को देखें, तो हाफ एम वी स्क्वायर को हटा दूंगा और ऊपर उसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लगा दूंगा। तो देखें काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले में 4 गुना बढ़ गई है। ठीक है, अगर यही सवाल वो पूछता कि नई काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई है, तो आपका जवाब होना चाहिए था नई काइनेटिक एनर्जी इज बराबर होगी ओल्ड काइनेटिक एनर्जी जो कि 4 टाइम्स, नई काइनेटिक एनर्जी बराबर है 4 टाइम्स द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी माइनस ये है जी ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास आ जाता 4 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये एक्चुअली 1 लिखा हुआ है, तो हमारे पास आंसर आता 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने मेंशन किया है
चेंज कितनी आएगी। रिमेंबर कि मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पूछता कि चेंज कितनी आएगी तो ये बराबर आंसर उसका होता 3 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इस वक्त वो पूछ रहा है कि कितनी हो गई है, तो जवाब है 4 टाइम्स हो गई है। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, वो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए, आप सबको मालूम है, बड़ी अच्छी तरह से मालूम है अगर आप बुक पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वर्क डन इज़ नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। तो आपको लेक्चर नंबर 1 ज़रा देखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 1 भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लेक्चर नंबर 1 में देखें, मैंने वहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन एंड में पूछा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनका करेक्ट ऑप्शन भी दिया है, तो आप सब में से चंद एक को अच्छी तरह आइडिया भी होगा। जिन जिन लोगों ने आंसर दिया हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसका जवाब होगा एंटी पैरेलल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एंटी पैरेलल हों, एंगल 180 होता है, एंगल 180 हो तो cos 180 -1 होता है, तो वर्क डन जो है नेगेटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होंगे। अच्छा, मैं इससे पहले कि अगला सवाल कराऊं, अगला MCQ आपको बताऊं, ज़रा एक दो चीज़ें ज़रा नोट कर लें। देखें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूं तो मैथ्स का रूल कहता है कि डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m कर दिया। अब ये स्टेप भी गुजर गया, ये एक m आपको इधर नज़र आ रहा है, एक m आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इन दोनों m को इकट्ठा कर लें तो m² बन जाता है। डिनोमिनेटर में मौजूद m अब भी आपको नीचे ही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब दोनों मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है ना, तो बजाय इसके कि सेपरेटली स्क्वायर डालूं, मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर डाल दिया। और मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आप जानते हो कि मोमेंटम कहलाता है, तो ये लीनियर मोमेंटम p से रिप्लेस कर दिया, mv की जगह p लिख दिया। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशनशिप है हाफ mv² के साथ साथ p²/2m भी है, और अगर मैं इस 2m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखें p² = 2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और अगर मुझे स्क्वायर रूट ले लूँ तो कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलती है। अब p = 2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी होल अंडर द रूट, एक ये रिलेशनशिप है और ये काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्रूव इसलिए कर लिया क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होने वाले हैं। लेट्स सी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बॉडीज़ हैं, उन एक का मास m1 है, दूसरा का m2 है, बोथ हैव इक्वल मोमेंटम, दोनों का लीनियर मोमेंटम एक जितना है, बराबर है, इक्वल है। देयर काइनेटिक एनर्जीज E1 E2 आर इन द रेशो। कहता है दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस m1 m2 हैं, मोमेंटा उनके बराबर हैं, आप उनकी काइनेटिक एनर्जीज की रेशो बताएं। तो ज़रा सोल्यूशन को कुछ नज़र डाल लें। उसने कहा कि मोमेंटा बराबर हैं, तो लें जी P1 = P2। अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रूफ किया है तो ये वो लिखा हुआ है। मोमेंटम हम जानते हैं कि बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। यहाँ मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए E इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में उसने E इस्तेमाल किया है। तो 2 पहले मास के लिए अगर पहले ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसकी मोमेंटम को हमें कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 2m1 E1, यानी m1 इज़ द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, E1 इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह राइट हैंड साइड पर चले जाएं तो यही रिलेशनशिप 2 लगा कर लिखा हुआ है, m2 इज़ द मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, E2 इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब आप अगर स्क्वायर ले लें इन दोनों का तो ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, मेरे पास कुछ इस तरह से रिलेशनशिप रह जाएगा। अब मेरा अगला स्टेप जो है और लास्ट स्टेप वो ये है कि डिवाइड बाय 2m1 E2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर मैं इस फैक्टर पर डिवाइड करता हूँ ना तो मेरी इक्वेशन अरेंज होकर इस तरह से मिल जाती है। तो मुझे उसने यही तो पूछा था कि E1 और E2 की रेशो क्या है, तो E1 और E2 की रेशो बराबर है m2 डिवाइडेड बाय m1, यानी कि m2 रेशो m1। तो ये आपका इस लिहाज से C करेक्ट ऑप्शन बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और आप लोगों ने मुझे आप ये तो बताते हैं कि मैंने वीडियो देखी है, लेकिन आप करेक्ट ऑप्शन या आपको समझ आ रहा है कि नहीं, जो सवालात मैं आपसे पूछता होता हूँ वो आप लोग कम ही बताते हैं। अच्छा, ये बड़ा आसान सा सवाल है कि एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड बाय, तो जवाब होगा जी ग्रेविटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय हाउ मच %। तो कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम p है और उसमें कोई 20% इंक्रीज़ ले आए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना % इंक्रीज़ आएगा, ये आपसे सवाल किया गया है। तो लें जी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो ऑलरेडी मैंने अभी कुछ मिनट पहले प्रूव किया है वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यही मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन के मुताबिक 20% इंक्रीज़ आया, तो फिर जो नया मोमेंटम होगा वो बराबर होगा पुराना मोमेंटम प्लस 20% जो इंक्रीज़ आया है वो वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। 20% का मतलब होता है 20 पर 100 को डिवाइड करें तो 0.2 बन जाता है। ये जो p है इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये 1 है, तो 1 जो है 1 प्लस 0.2 ये बन जाता है 1.2। तो न्यू मोमेंटम इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ओल्ड मोमेंटम, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड मोमेंटम p के बराबर आ गया नया मोमेंटम। अब नई काइनेटिक एनर्जी देखते हैं किसके बराबर है। आपको ये तो मालूम है कि p²/2m होती है, यानी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो नई काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी नए मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो नए मोमेंटम की वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर हमने ये अभी प्रूव किया कि 1.2 टाइम्स ओल्ड मोमेंटम है, तो ये मैंने 1.2 टाइम्स ओल्ड मोमेंटम पुट किया, स्क्वायर लिया तो 1.44 आ गया और p²/2m मैंने साइड पर रखा हुआ है। तो ये है जनाब आपकी नई काइनेटिक एनर्जी और ये इक्वेशन 1 में पड़ी हुई है ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो मुझे चेंज मिलती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है न्यू काइनेटिक एनर्जी माइनस ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो नई काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कि 1.44 p²/2m है, ये लिखी हुई है, और ओल्ड काइनेटिक एनर्जी p²/2m है। p²/2m का मतलब है 1, इसके साइड पर 1 लगा हुआ है। तो मैंने जब p²/2m कॉमन लिया तो 1.44 माइनस 1 से मेरे पास आ जाएगा 0.44 टाइम्स द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये p²/2m बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, तो ये मैंने यहाँ पर अब p²/2m की बजाय काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब मुझे पता चल गया। लें जी, इन दोनों की रेशो ले लें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पर मौजूद ke जो है ना काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो ये लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। तो डेल्टा ke डिवाइडेड बाय ke से मेरे पास आएगा 0.44। अब अगर मैं इसी को 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो परसेंटेज का फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओल्ड काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बनता है, 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 100 से आता है 44%। तो इसका मतलब हुआ कि जब मोमेंटम में 20% इंक्रीज़ आता है तो काइनेटिक एनर्जी में 44% क्या आता है, इंक्रीज़ के डिक्रीज़? जी जवाब देना, ज़ाहिर है प्लस साइन है तो इंक्रीज़ आएगा, अगर इधर नेगेटिव साइन होता तो उससे हमें पता चलता कि मोमेंटम में डिक्रीज़ आया है। करंटली इस केस में इंक्रीज़ आया है, 44% इंक्रीज़ होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बल्कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखें, ये जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन आपको कराया ना, ये क्वेश्चन एक ट्रिक पर भी होता है और ये आमतौर पर एंट्री टेस्ट की ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो ये लें जी, वो ट्रिक क्या है, वो फार्मूला, वो ट्रिक ये लिखी हुई है 2 टाइम्स n प्लस माइनस n² बाय 100। इससे हमें डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता चल जाती है। इसके अंदर n किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n जो है वो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं कि इस वक्त मोमेंटम में परसेंटेज चेंज 20% है, तो n की वैल्यू यहाँ पर देखें मैंने नीचे 20 पुट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्लस माइनस साइन, ऊपर तो मैंने दोनों लिखे हुए हैं लेकिन नीचे मैंने सिर्फ प्लस लिखा है। याद रखें कि जब मोमेंटम के साथ क्वेश्चन में लिखा हो कि ये इंक्रीज़ हुआ है
तो आपने यहाँ पर प्लस साइन कंसिडर करना है, और अगर यहाँ पर डिक्रीज़ लिखा आएगा तो आपने यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर करना होगा, तभी आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। तो लें जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 से 40 आता है, और 20 का स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर लिया, डिवाइडेड बाय 100 किया, 4 आता है, 40 और 4 को ऐड करो, 44% आंसर आ गया। अब अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई है तो आपने मेरे एक सवाल का जवाब देना है। अगर यही सवाल आपसे डिक्रीज़ के लिए पूछा होता तो कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ आता। सवाल ये है कि इफ़ मोमेंटम डिक्रीजेज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय हाउ मच परसेंट। आपने मेरे इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है।